तो नए साल का आगाज हुआ है और इसी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आप सबके लिए लेकर आ रहा है न्यूज ब्लास्ट। खबरें तो आप देखते होंगे कुछ तस्वीरों के साथ, कुछ शब्दों के साथ, लेकिन खबर के अंदर की खबर क्या है, इसी को लेकर आज पेश हुए हैं न्यूज ब्लास्ट के साथ। तो राजधानी में 4 जगहों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से जुड़ी आज की बड़ी खबर। देश भर में 2 जनवरी यानी कल किया जाएगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सभी राज्यों की तैयारियों की होगी रिहर्सल। चिकित्सा विभाग ने राजधानी जयपुर में ड्राई रन के लिए तय की 4 जगह। जेके लोन, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन, पीएचसी, अचरोल सीएचसी पर कल सुबह 9 बजे से होगा ड्राई रन। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा की मॉनिटरिंग में ड्राई रन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर बुलाए जाएंगे 25-25 हेल्थ वर्कर। वैक्सीन लगाने के अलावा संपूर्ण प्रक्रिया का होगा रिहर्सल। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल ड्राई रन की शुरुआत होगी। मतलब ये कि सब कुछ होगा, सिर्फ वैक्सीन लगाने के अलावा हर तरीके से नजर रखी जाएगी। राजधानी जयपुर में ड्राई रन के लिए 4 जगह, जेके लोन, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन, पीएचसी अचरोल, सीएचसी पर कल सुबह 9 बजे से ड्राई रन की होगी शुरुआत। देश भर में कल का दिन बेहद अहम, क्योंकि कल 2 जनवरी से ड्राई रन वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सभी राज्यों की तैयारियों की रिहर्सल होगी। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी तैयारी, कल पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की रिहर्सल। हर राज्य की राजधानी में बनेंगे कम से कम 3 पॉइंट। दूरस्थ या खराब परिवहन वाले जिले भी होंगे शामिल। 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर, 33 करोड़ की बोलियां बुलाई सीरम। भारत बायोटेक के वैक्सीन को अनुमति पर आज फैसला संभव है। हर पॉइंट पर 25 हेल्थ केयर वर्कर की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि कई लाख हेल्थ वर्कर्स का डाटा केंद्र को अब तक राज्यों ने दिया है। सभी राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक डाटा देने के निर्देश। करीब 45 लाख सरकारी हेल्थ वर्कर्स होने का अनुमान है। इनमें मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे या इंटर्नशिप करने वाले भी शामिल हैं। डॉक्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अन्य हेल्थ वर्कर्स आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान और कर्नाटक में अधिक होंगे। डॉक्टर्स 12 लाख, एएनएम लगभग 88,000 से ज्यादा, जबकि नर्स की संख्या 2,12,000 से भी ज्यादा होगी, जबकि लेडी हेल्थ विजिटर की संख्या भी 56,640 होगी। और देखिए, कहीं ना कहीं दिन बेहद अहम माना जा रहा है, और इसलिए जो हेल्थ वर्कर्स है उनके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो मेडिकल में हो, नर्सिंग कॉलेज में हो, या फिर कहीं पर भी इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए काफी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होगी। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 37वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की बैठक है। सिंगू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे बैठक का आयोजन। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। तो लगातार किसानों का यह आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का 37वां दिन। मतलब इस भरी ठंड में भी किसान अपने आंदोलन को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज का दिन भी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की बैठक होनी है। सिंगू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे बैठक का आयोजन होगा और इसी बैठक में आगे की रणनीति पर किसान मंथन करेंगे। बहरहाल देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस मंथन से क्या निकलेगा। क्या सरकार से और आगे की बातचीत होगी, क्या अन्य प्रस्ताव लाए जाएंगे और क्या किसान जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें इन तीनों कृषि बिल को वापस लेने के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, क्या उससे पीछे हटेंगे। लगातार नजर रहेगी क्योंकि ये बहुत अहम है। 37 दिन किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी बात बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। भारतीय मीडिया से चिढ़ा है चीन। जी हां, तिब्बत दलाई और अमेरिकी कानून से बौखलाया है चीन। भारतीय मीडिया में अमेरिका के बनाए कानून पर की चर्चा, तो इधर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जारी की चेतावनी। भारतीय मीडिया चीन के आंतरिक मसलों को दिखाना करे बंद। दरअसल अमेरिका ने बनाया तिबेटियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, यानी नया दलाई लामा चुनने की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा दलाई लामा की, लेकिन चीन चाहता है ये काम खुद करना ताकि तिब्बत में उसका रहे पूर्ण कब्जा।
तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि देखिए भारतीय मीडिया से चिढ़ा है चीन, तिब्बत, दलाई और अमेरिकी कानून से बौखलाया है चीन। भारतीय मीडिया में अमेरिका के बनाए कानून पर चर्चा की जा रही है, तो इधर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जारी कर दी है चेतावनी। भारतीय मीडिया चीन के आंतरिक मसलों को दिखाना करे बंद, ये कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने बनाया तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, यानी नया दलाई लामा चुनने की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा दलाई लामा की, लेकिन चीन चाहता है कि ये काम खुद करे ताकि तिब्बत में उसका रहे पूर्ण कब्जा। तो लगातार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं जब भारतीय मीडिया से चिढ़ता हुआ चीन नजर आया है। पहले भी कई बार उसने इस तरह की बातें लिखी और एक बार फिर से भारतीय मीडिया से चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है चीन। तिब्बत, दलाई और अमेरिकी कानून से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया में अमेरिका के बनाए कानून पर चर्चा की जा रही है। तो इधर दिल्ली में चीनी दूतावास ने चेतावनी जारी की है। भारतीय मीडिया चीन के आंतरिक मसलों को दिखाना करे बंद, ये कहा गया है। दरअसल अमेरिका ने तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट बनाया, यानी दलाई जो नया लामा होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा दलाई लामा की, लेकिन चीन चाहता है ये काम खुद करना ताकि तिब्बत में उसका रहे पूर्ण कब्जा। तो चर्चा में जयपुर के फोटो क्रेजी विधायक जी, पहली बार उद्योगपति से विधायक बने हैं ये जनाब, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का नहीं गवाते मौका। रात को मुख्यमंत्री का इनके क्षेत्र में अचानक बना था कार्यक्रम। रैन बसेरों में कंबल बांटने का था कार्यक्रम, लेकिन इन विधायक को नहीं थी कोई औपचारिक जानकारी व निमंत्रण, लेकिन मुखबिर ने सूचना दी और सूचना के बाद पहुंच गए रैन बसेरे में। पिछले दिनों वेणुगोपाल के गांव भी पहुंच गए थे ये विधायक। संभवतः राजनीतिक नियुक्ति के फेर में हो रही है ये पूरी एक्सरसाइज। जी हाँ, तो ये खबर भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चर्चा में है जयपुर के फोटो क्रेजी विधायक जी, पहली बार उद्योगपति से विधायक बने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का कोई भी मौका गवाते नजर नहीं आते हैं। रात को मुख्यमंत्री का इनके क्षेत्र में अचानक कार्यक्रम बना। हालांकि रैन बसेरों में कंबल बांटने का ये कार्यक्रम था और इस विधायक को कोई भी औपचारिक जानकारी व निमंत्रण नहीं था, लेकिन मुखबिर की सूचना मिली और उसके बाद पहुंच गए रैन बसेरे में। पिछले दिनों वेणुगोपाल के गांव भी पहुंच गए थे ये विधायक। संभवतः राजनीतिक नियुक्ति के फेरबदल में ये लगातार पूरी एक्सरसाइज होती हुई नजर आ रही है। संघ के 3 प्रचारकों को भाजपा में पुनः बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है घोषणा। 3 पूर्णकालिक प्रचारकों को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव किया गया नियुक्त। शिव प्रकाश को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल का जिम्मा, जबकि सौदान सिंह को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ का दिया गया प्रभार, जबकि वी सतीश संगठन मंत्री के रूप में देंगे अपनी सेवाएं। भाजपा संसदीय कार्यालय व SC/ST मोर्चा के बीच करेंगे समन्वय। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और भाजपा में पुनः बड़ी जिम्मेदारी संघ के 3 प्रचारकों को मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। 3 पूर्णकालिक प्रचारकों को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव किया गया है नियुक्त। शिव प्रकाश को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल का जिम्मा, जबकि सौदान सिंह को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ का प्रभार। वहीं वी सतीश संगठन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे। भाजपा संसदीय कार्यालय व SC/ST मोर्चा के बीच करेंगे समन्वय। तो लगातार देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लगातार बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और एक बार फिर से भाजपा में पुनः बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह घोषणा की है। 3 पूर्णकालिक प्रचारकों को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया है। शिव प्रकाश को जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल का जिम्मा दिया गया है। वहीं सौदान सिंह को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ का प्रभार दिया गया है। वहीं वी सतीश संगठन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे। तो अब मंदिर आंदोलन पार्ट 2। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद लेगी चंदा, RSS भी देगी अपना पूरा सहयोग। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में चलेगा अभियान। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चंदा करेंगे एकत्रित। करीब 6 लाख गांवों में 13 करोड़ हिंदू परिवारों तक जाएंगे कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं मंदिर का शिलान्यास। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए अब मंदिर आंदोलन पार्ट 2, विश्व हिंदू परिषद लेगी चंदा और RSS भी इसमें अपना पूरा सहयोग देगी। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में यह अभियान चलने जा रहा है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चंदा एकत्रित किया जाएगा। करीब 6 लाख गांवों में 13 करोड़ हिंदू परिवारों तक ये कार्यकर्ता पहुंचेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं मंदिर का शिलान्यास, तो ये लगातार कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां विश्व हिंदू परिषद
चंदा लेगी और साथ ही आरएसएस भी इसमें अपना पूरा सहयोग देने वाली है। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में यह अभियान चलने वाला है। 15 जनवरी से 27 फरवरी ये तारीख मुकर्रर की गई है जब चंदा एकत्रित किया जाएगा। करीब 6 लाख गाँव में 13 करोड़ हिंदू परिवारों तक ये कार्यकर्ता पहुंचेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं। भाजपा और विपक्ष में क्या है सियासी फर्क, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण। भाजपा सत्ता में होने के बावजूद भी एक्टिव, जबकि विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा है चुपचाप। भाजपा नेता पूरे देश में दौरों के जरिए कर रहे हैं राजनीति, जबकि कांग्रेस लेफ्ट या दूसरे प्रादेशिक क्षत्रप रील से गायब है। नए साल में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव में विपक्ष की सुस्त चाल, लेकिन भाजपा आलाकमान छोटे छोटे उद्घाटन और शिलान्यास में काफी बिजी नजर आ रही है। और विपक्षी नेता विदेश जा रहे हैं, लेकिन बंगाल, आसाम, तमिलनाडु के दौरे अभी तक तय नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना और समझना, क्योंकि भाजपा और विपक्ष में लगातार सियासी फर्क नजर आ रहा है। भाजपा सत्ता में है, बावजूद उसके काफी एक्टिव नजर आ रही है। लगातार बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनके दौरे नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा है चुपचाप। भाजपा नेता पूरे देश में दौरों के जरिए लगातार राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस लेफ्ट या दूसरे प्रादेशिक क्षत्रप रील से गायब नजर आ रहे हैं। नए साल में 7 राज्यों में चुनाव है, लेकिन विपक्ष की चाल बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है। लेकिन भाजपा आलाकमान छोटे छोटे उद्घाटन भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं। जहां वो लगातार बिजी नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता विदेश तो जा रहे हैं, लेकिन बंगाल, आसाम, तमिलनाडु के दौरे अभी तक तय नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा जो कि राजनीति में ऑलरेडी है, जो कि शासन में ऑलरेडी है, फिर भी अपने लगातार प्रयास और कोशिश यही कि हर राज्य में सरकार बने भाजपा की, और उसके लिए लगातार कोशिश और कवायद की जा रही है। लेकिन विपक्ष की चाल काफी सुस्त नजर आ रही है। अभी तक कोई भी कार्यक्रम तय नहीं हुए हैं बड़े राजनेताओं के। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या जो भाजपा है वो लगातार कोशिशों को करते हुए जनता के दिल तक पहुंच जाएगी, या फिर विपक्ष की भी कोई रणनीति बनेगी, क्योंकि लगातार सियासी फर्क नजर आ रहा है। भाजपा सत्ता में है, एक्टिव है, और विपक्ष सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी बिल्कुल चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तृणमूल कांग्रेस पहली बार 2011 में सत्ता में आई थी। जो तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज 23वां स्थापना दिवस है। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि अभी तक अगर ये साल देखें तो बहुत अच्छा गुजरा नहीं है टीएमसी के लिए। कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी के साथ आना मुनासिब समझा है। और साल ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं। देखना यह भी बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर टीएमसी इस बार क्या करती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पहली बार 2011 में सत्ता में आई और फिलहाल अभी सबसे बड़ी पार्टी बंगाल में आप कह सकते हैं। लेकिन आने वाला भविष्य टीएमसी का क्या होगा, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि 23वां स्थापना दिवस आज तृणमूल कांग्रेस का। हैप्पी न्यू ईयर 2021। जी हां, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो देशवासियों को राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल राठर ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि नए साल का आगाज हुआ है और इस नए साल के आगाज में और ज्यादा स्पेशल फील कराया है। चाहे राष्ट्रपति की बात करें, आप प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेशवासियों को राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल राठर ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने अपने शब्दों में सभी ने यही उम्मीद की है कि ये साल जिस तरीके से कोरोना के बाद आया है, सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए अच्छा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अगर प्रदेशवासियों की बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और पुलिस महानिदेशक एमएल राठर समेत तमाम गणमान्य ने अपने अपने शब्दों में नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 राज्यों को सौगात। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का हुआ है शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। जीएचटीसी तकनीक से 6 राज्यों में बनेंगे भूकंप रोधी घर। और आप ये कह सकते हैं कि इस साल का ये पहला
प्रोजेक्ट है जो देशवासियों के नाम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और 6 राज्यों को ये सौगात मिली है। साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। जीएसटीसी तकनीक से 6 राज्यों में भूकंप रोधी घर बनेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात होगी देशवासियों के लिए। बात मुख्यमंत्री गहलोत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच, नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। ईश्वर से कामना है कि कोविड-19 महामारी एवं आर्थिक संकट से मुक्ति मिले, हम सभी के जीवन में खुशहाली एवं सकारात्मकता आए। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा, नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच, नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। ईश्वर से कामना करता हूं कोविड-19 महामारी एवं आर्थिक संकट से मुक्ति मिले, हम सभी के जीवन में खुशहाली एवं सकारात्मकता आए। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख एवं खुशहाली लेकर आए। मैं कामना करता हूं आप नवीन ऊर्जा एवं दृढ़ विश्वास के साथ लक्ष्य प्राप्ति करते रहें और प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहें। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी अपने शब्दों में सभी के सुख एवं खुशहाली की कामना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आरबीआई ने चेक पेमेंट्स पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। कॉन्टैक्टलेस भुगतान की सीमा बढ़ी है। आरबीआई ने चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की कीमत बढ़ी है। ई इनवॉइस सिस्टम लागू हुआ है, जबकि म्यूचुअल फंड के नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर कॉल कनेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस लेना आसान होगा। बिक्री रिटर्न को लेकर पॉलिसी में बदलाव। यूपीआई पेमेंट सर्विस में भी बदलाव किए गए हैं। कई अहम बदलाव के साथ ये नया साल, और ये आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से आरबीआई ने चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है, जबकि 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की कीमत बढ़ गई है और ई इनवॉइस सिस्टम लागू हो गया है। नए साल पर टाइगर की जबरदस्त साइटिंग। सरिस्का में बाघों की जोरदार साइटिंग हुई है। बाघ ST18 की हुई बाला किला में साइटिंग, जबकि ST21, ST9, ST3 की भी सुबह की पारी में साइटिंग हुई है। सरिस्का में नए साल की शुरुआत में पर्यटकों की जोरदार आवक। खुद फील्ड डायरेक्टर RN मीणा कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नव वर्ष की शुरुआत में बाघों को देख पर्यटक हुए हैं रोमांचित। और आपको बताएं, बाघिन सिद्धि को देख रोमांचित हुए रणबीर दीपिका। रणथंभौर में सफारी का उठाया दोनों ने लुत्फ। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स दौलत सिंह रहे सफारी के दौरान मौजूद। तो अपने नए साल को मनाने के लिए रणबीर और दीपिका रणथंभौर में मौजूद हैं और आज उन्होंने सफारी का लुत्फ उठाया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दौलत सिंह रहे सफारी के दौरान मौजूद और इस दौरान बाघिन सिद्धि को देख रोमांचित हुए रणबीर और दीपिका। रणथंभौर में सफारी का दोनों ने लुत्फ उठाया और यहाँ पर काफी देर तक ये दोनों मौजूद रहे। दौसा में गैस से भरा टैंकर पलटा है, मौके पर अफरा तफरी मच गई है। गैस के लीकेज होने की सूचना मिली है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो दौसा में गैस से भरा टैंकर पलटा, मौके पर अफरा तफरी मच गई और गैस के लीकेज होने की भी सूचना मिल रही है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में फिलहाल राजस्थान हाउस में ठहरे हैं। डोटासरा कुछ देर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से करेंगे मुलाकात। पीसीसी कार्यकारिणी को लेकर होगी चर्चा। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दिन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में है। फिलहाल राजस्थान हाउस में ठहरे हैं डोटासरा और कुछ देर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी होगी मुलाकात। वैभव गहलोत ने की है राजस्थान टीम की हौसला अफजाई। राजस्थान T20 टीम से मिले हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। वैभव ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए और नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के बाद राजस्थान टीम जयपुर से इंदौर के लिए रवाना हो गई। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि वैभव गहलोत पहुंचे, राजस्थान टीम की हौसला अफजाई की। राजस्थान T20 टीम से मिले आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई है। दुबई से आए विमान यात्री से किया है सोना बरामद। दुबई से आए विमान यात्री से देर रात हुई है बरामदगी। यात्री के असहज व्यवहार से कस्टम अधिकारियों को संदेह हुआ। 99.5 शुद्धता का करीब 343 ग्राम सोना बरामद हुआ है। करीब 17,62,000 रुपए के मूल्य को आंका जा रहा है। कस्टम आयुक्त SC अग्रवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।
पीडब्ल्यूडी में 27 इंजीनियर्स के तबादले हुए हैं। 2 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 5 अधीक्षण अभियंता, 20 अधिशासी अभियंता के हुए तबादले। संयुक्त सचिव ब्रजेंद्र सिंह ने जारी किए हैं आदेश। साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 राज्यों को सौगात। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए रखी प्रोजेक्ट की आधारशिला। ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं, उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए लाखों घरों के काम पर नजर डालें, तो उसमें इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से मैं स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है। इससे जो गरीब को घर मिल रहा है, उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।